गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके जो ये हिंदी सीरीज ला रहा है ये कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। ये जो अध्यापक भर्ती है, सीटेट है, बीटेट है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सीरीज अच्छा से अंत वीडियो तक बने रहिए और ये देखिए ये सारा सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर 1 हम शुरू करते हैं। ये सवाल कर रहा है रामचरितमानस के किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका आंसर जो है ये अवधी भाषा है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है और अवधी भाषा जो मूल रूप से है ये इसी में लिखा गया है। और इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है तुलसीदास है। ये जो हमारा रामचरितमानस है इसका लेखक तुलसीदास है। तो तुलसीदास के जन्म के बारे में बहुत सारा अनेक तरह के मतभेद हैं, लेकिन इनका जो है रामचरितमानस के अनुसार इनका जो जन्म है 1554 ईस्वी में हुआ है। जन्म कब हुआ, 1554 ईस्वी में। यह सवाल आता रहता है तो आपको तुलसीदास भी याद रखना है। इनका जन्म काल जो है 1554 ईस्वी में है। और इसके बाद शिव जी सरोज एक हमारा राइटर है। तो शिव जी सरोज जो है, शिव सरोज जो है, ये शिव जी सरोज इनके अनुसार जो इनका जन्म काल है वो 1583 है। 1583। तो ये आपको सवाल आता है कि तुलसीदास को शिवरोज के मान्यता के अनुसार, शिव सरोज के मान्यता के अनुसार कितना है, तो 1583 ईस्वी में है। तो यह आपको दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं कि रामचरितमानस के जो लेखक हैं ये तुलसीदास है। इसमें राम भक्ति का सबसे ज्यादा वर्णन है। और इसका लेखन जो कार्य है, लेखन का जो शुरू किया गया इसका, तो लेखन शुरू जो किया गया किसका, ये पुस्तक का, किसका, रामचरितमानस का। तो इसका जो शुरू किया गया 1574 ईस्वी में शुरू किया गया अयोध्या से। 1574 ईस्वी में अयोध्या से शुरू किया गया। आपको दिमाग में रखना है कि रामचरितमानस जो है इसका लेखन कार्य कब शुरू किया गया, तो 1574 ईस्वी में। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, तो इसको भी आप कंप्लीट रखना है। अब इसके बाद इसको लिखने में कितना समय लगा, तो लेखन में जो अवधि लगा इसका, लेखन में अवधि, ये जो रामचरितमानस लिखने में कितना लगा, तो इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीना लगे। 2 वर्ष और 7 महीने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल देख लिए कि रामचरितमानस अवधि से है भाषा का। रामचरित से लेकर तुलसीदास है। तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ। श्री राम के अनुसार 1583 में हुआ। ये रामचरितमानस लिखने के लिए कब शुरू किया, 1574 में अयोध्या से शुरू किया। और रामचरितमानस ने लिखने में कितना अवधि लगा, तो 2 वर्ष 7 महीना लगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। यह जो दोहा है, यह इसको जो लेखन शैली है, लेखन जो शैली है, लेखन शैली ये दोहा चौपाई में लिखा हुआ है। ये भी सवाल आता है तो आपको ये भी दिमाग में रखना है। तो इसका जो लेखन शैली है ये हमको दोहा चौपाई में लिखा गया है। सवाल आता है कि रामचरितमानस किस प्रकार लिखा है, सोठा में लिखा हुआ है कि कथा में लिखल है, कहानी में लिखल है या चौपाई में लिखल है, बहुत सारा रहता है। तो हमको दोहा चौपाई दिमाग में रखना है। अब इसका हम बात करते हैं कि ये इसमें जो कांड है ये 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है। 7 कांड का नाम जो हम बता रहे हैं, तो ये बाल कांड देख लीजिए, अयोध्या कांड देख लीजिए, अरण्य कांड देख लीजिए, किष्किंधा कांड देख लीजिए, सुंदर कांड देख लीजिए, लंका कांड देख लीजिए, उत्तर कांड देख लीजिए। तो ये आपका सारा जो है 7 कांड में है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर हम दूसरा करते हैं काम। तो इसका जो है खड़ी बोली, खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है तो कौरवी इसका नाम है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार में आता है, या बीपीएससी यूपीएससी एग्जाम दीजिएगा तो ये सवाल आता है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी है। अब ये कौरवी है तो आपको दिमाग में रखना है। अब ये बात है कि ये खड़ी बोली है, कौरवी है, तो ये किस भाषा से जुड़ा हुआ है, तो कौरवी जो हमारा हो गया, कौरवी जो हो गया किस भाषा से, उपभाषा से जुड़ा हुआ है, तो पश्चिमी। ये आपको दिमाग में रखते हैं। तो खड़ी बोली या कौरवी बोली दोनों एक ही का नाम है, लेकिन ये किस भाषा से जुड़ा हुआ, उपभाषा से, तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से जुड़ा हुआ है। ये आपको सवाल में याद रखना है। ये सवाल आता है कि कौरवी किस उपभाषा से जुड़ा हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी से आपको दिमाग में रखना है। इसको कंफ्यूजन में नहीं रखना है। अब इसके बाद पश्चिमी में क्या क्या आते हैं, तो इसमें हमको कौन सा आएगा, कौरवी आ गया, खड़ी बोली हो गया। तो इसके अलावा भी हमारा आता है बांगड़ू। बांगड़ू जो हमारा हो गया ये हमारा पश्चिमी हिंदी उपभाषा का ही बोली है। और बांगड़ू के बाद आपको हरियाणवी, हरियाणवी, ये भी आपको दिमाग में रखना है। और हरियाणवी के बाद जो हमारा आ गया ब्रज भाषा, ब्रज भाषा।
और इसके बाद हमारा जो आ गया ये बुंदोली आ गया, तो बुंदोली भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद कनौजी, कनौजी भी आपको रखना है। और कनौजी के बाद आपका जो है ये भाषा इतना दिमाग में रखना है। तो आपको कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल कर रहा था खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। कौरवी किस उपभाषा से संबंधित है? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा में। पश्चिमी हिंदी उपभाषा में किन क्या आते हैं? बांगड़ो, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदोली और कनौजी। ये सवाल है। सवाल आता है बुंदोली किस उपभाषा से जुड़ा हुआ है? तो पश्चिमी से। बांगड़ो किससे? पश्चिमी से। हरियाणवी किससे? पश्चिमी से। कनौजी पश्चिमी से। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए कि ये 1 2 3 4 5 का ऑप्शन रहेगा, ये पांचों में सब कोई भी रहेगा, तो आप अच्छे से बना लीजिएगा, 100% सही बनाइएगा। अब सवाल नंबर तीसरा की चर्चा कर रहा है। कह रहा है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका आंसर जो है ये ब्राह्मणी लिपि है। ये बहुत ही प्राचीन लिपि है, तो आप इसका आंसर ब्राह्मणी लिपि लिखिएगा। और ये हो गया। आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणी लिपि है और हमारा जो हिंदी लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी अधिकतर भाषाएं हैं ज्यादातर सब ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर जो है ब्राह्मणी लिपि होगा। अब इसके बाद हम करें कि ब्राह्मणी लिपि का प्राचीनतम नमूना जो है वो 5वीं सदी जो है उसमें प्राप्त हुआ था। तो हम लोग इसको बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा लिपि है, तो ब्राह्मणी लिपि जो है 5वीं सदी में इसका पता चला था। 20 मैंने इतना पहले, तो 5वीं सदी का आसपास जो है ये ब्राह्मणी लिपि पता चला था। आपको दिमाग में रखना है, ये भी सवाल परीक्षा में आते रहता है। तो आपको ब्राह्मणी लिपि हो गया 5वीं सदी में। और इसके बाद यह जो है बौद्धकालीन है। कैसा है लिपि? तो ये बौद्धकालीन, बौद्धकालीन में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो किस तरह का है ये लिपि? तो बौद्धकालीन लिपि है, उसमें भी आप लोग प्रयोग करते थे, इस समय किया जाता था। अब इसमें गुप्त काल में जो है, जब गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि का, गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि का जब शुरू हुआ तो इसको 2 भाग में बांट दिया गया। यानी 2 भाग, एक हो गया उत्तर ब्राह्मणी लिपि और दूसरा हो गया उत्तर ब्राह्मणी लिपि, और दूसरा जो हो गया आपको दक्षिण ब्राह्मणी लिपि है। ये आपको दिमाग में रखना है। ये सवाल आता है कि गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि के कितने भाग किए गए? तो 2 भाग, उत्तर ब्राह्मणी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मणी लिपि। तो ये भी आपको दिमाग में रहता है। यह सवाल जो है ये रिपीट करते रहता है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि दक्षिण जो ब्राह्मणी लिपि है उसमें क्या क्या आता है। तो दक्षिण जो हमारा ब्राह्मणी लिपि होगा, दक्षिण ब्राह्मणी लिपि, इसमें क्या क्या आएगा? तो दक्षिण ब्राह्मणी लिपि में जो आएगा उसमें आपको तमिल भाषा आएगा, कलिंग भाषा आएगा, तेलुगु आएगा, कन्नड़ आएगा, मलयालम आएगा। तो ये सारा भाषाएं जो है आपको दिमाग में रखना है। तो आपको तेलुगु हो गया, फिर कन्नड़ हो गया, फिर मलयालम हो गया, ये सब दिमाग में रखना है। और मलयालम के बाद आपको हो गया कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, कलिंग हो गया। तो आपको ये दिमाग में रखना है। यानी दक्षिणी ब्राह्मणी लिपि में कौन कौन आया? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कलिंग, और ये जो है ये सारे भाषाएं आते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। तो ये हो गया। अब सवाल नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो ये हमारा हिंदी भाषा की लिपि है। ये आपको पूरा कंपलसरी दिमाग में रखना है, हिंदी भाषा की लिपि है। अब कह रहा है छ का उच्चारण स्थान, छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो ये छंगोई छ है, तो संजुचाक्षर है। तो ये संजुचाक्षर जो है छ, ये किससे बना हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा ये हमारा आधक का, और ये हमारा जो है ये मूर्धनी सा हो गया। तो ये दोनों मिला करके ये छंगोई छा बनता है। अब हम बात करते हैं संजुचाक्षर। तो संजुचाक्षर जो हो गया, संजुचाक्षर, इसमें हमको छा पढ़ना है, फिर त्रा पढ़ना है, फिर ज्ञा पढ़ना है। तो ये जो हमारा हो गया त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, और एक सरा पढ़ना है, सरा। तो हम छा को दाम देख लिए, का ये हो गया मूर्धनी सा। अब हम इसको बात करते हैं त्रा का। तो त्रा जो हमारा मिला हुआ है ये त्रावान, आधा ता और ये रा से मिला हुआ है। तो ता और रा मिलकर के त्रा बन गया। अब हम दूसरा बात करते हैं ज्ञा। तो ये आधा जा और इया मिलकर के बना है, ये ज्ञा बना है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ज्ञा कैसे बना है? ये किन की चीज को बनने से? तो जा और ज्ञा से बना है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो आधा जा और ज्ञा से बना है। अब इसके बाद हमको सरा कहा गया। तो सरा जो हमारा है ये सरवन जो लिखते हैं उसमें, तो इसमें तलाबी सा हो गया और रा आधा हो गया, ये दोनों मिल करके बना है। तो ये सरा हो गया,
तो अभी सा और आधा मिलकर के जा हो गया, यहाँ मिलकर के क्या बना आधा, आधा ता और आधा रा मिलकर के त्रा बना। ये चारों संयुक्ताक्षर आपको कंप्लीट हो गए। चारों में से कोई भी आएगा तो अच्छा से आप परीक्षा में एग्जाम से अच्छे से चुन लीजिएगा और सही बना के आइएगा। अब सवाल नंबर हम आगे की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अब दंत नहीं है तो इसका मतलब है कि दांत से कौन कौन वर्ण उच्चारण आते हैं, ये हमको दिमाग कॉन्सेप्ट में रखना है। जब दांत वाला हमको याद हो जाएगा तो जो दांत वाला नहीं रहेगा उसको हम अच्छा से कंफर्म कर लेंगे। तो दांत से हमारा जो आता है, तो दांत से आता है, तो दांत से हमारा जो जो आएगा उसको हम देख रहे हैं। तो इसके लिए एक वीडियो हमारा बनाया हुआ है, उच्चारण जो है वो ट्रिक कैसे याद रखें उच्चारण स्थान का, ये आप हमारे चैनल पर विजिट करके ये हिंदी जो हमारा प्लेलिस्ट उसमें जाकर के आप देखिएगा तो फटाफट वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दंत से नहीं है, यानी दंत वाला के सारा उच्चारण हम जान जाएंगे तो इसके जो अलावे जो नहीं होगा वो हम परीक्षा में चुन लेंगे। तो दंत से हमारा जो है, इसका मतलब है कि दंत से हमारा कौन कौन आएगा, तो त्वार आ जाता है और ये दंतिसा, ये दो ऐसा है आएगा। त्वार यानी दंत से ता था दा धा और ये दंतिना, और ये हमारा सा हो गया, ये दंती सा। तो इतना हमको दिमाग में आ गया कि का भी दास होता है, ये ता होता है, था होता है, दा होता है, धा होता है, दंती सा हो जाता है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दंतोष्ट। एक सवाल सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है कि दंतोष्ट, वहां का उच्चारण क्या है, तो दंतोष्ट है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है, आपको ये दिमाग में रखना है अच्छा से कॉन्सेप्ट। तो दंतोष्ट हो गया। एक हमारा दंत मूल भी पढ़ना है, तो दांत मूल पढ़ना है, तो दांत मूल का भी याद रखना है। तो दांत मूल में आपका जो जो आएगा रा और ला आएगा, रा और ला। तो दांत मूल से क्या का उच्चारण होता है, रा और ला से होता है। और दंतोष्ट से क्या का उच्चारण होता है, तो वहां का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में इसको पूरा कंपल्सरी याद रखिएगा, ये बहुत सारा टेंशन जितना दीजिएगा उसमें आता है। तो आप ये समझ गए, दांत से हो गया, त्वार दंतिसा हो गया, और दांत से दंतोष्ट से वाह हो गया, और दंत मूल से रा ला हो गया। रा ला का उच्चारण स्थान भी आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। अब ये समझ में आ गया। अब इसका हम बात करते हैं कि का उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या है, तो का उच्चारण स्थान कंठ से है। किससे है, कंठ से। तो यह हमारा जो है कंठ दिमाग में रखना है। अब कंठ से क्या क्या उच्चारण आता है तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो कंठ से उच्चारण के लिए एक जो है ये ट्रिक याद रखेंगे। ये कंठा आप देख रहे हैं, तो कंठा से कंठ हो गया, तो कंठ हो गया, आ हो गया, आ हो गया, हा हो गया, अब विसर्ग हो गया। तो ये कंठा, कंठ से आ, तो आ अब हा, अब विसर्ग हो गया, अब कवार्ग हो गया। तो ये हमारा जो है आ हो गया, आ हो गया, हा हो गया, विसर्ग हो गया और कवार्ग हो गया। एक कंठा से आप दिमाग में रख सकते हैं, एक ट्रिक आप अच्छा से कर लीजिए कंप्लीट। कंठा कहेगा तो कंठ से आ हो गया, तो कवार्ग पूरा हो गया, आ हो गया, आ हो गया, हा हो गया, विसर्ग हो गया। इतना जो है कंठ से होता है, तो ये का उच्चारण भी कंठ से होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगले हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष, घोष का मतलब है कि जिससे हम लोग कुछ भी कंप्लीट करते हैं। तो घोष का मतलब है कि जो ध्वनियों को उच्चारण में स्वर तंत्रियां के कंपन हो। घोष का मतलब स्वर तंत्रियां कंपन हो। तो घोष में जब स्वर तंत्रियां कंपन हो, यानी कोई भी उच्चारण करे तो कंपन हो, तो उसका मतलब है कि आपका जो है ये जो है चौथा और पांचवा वर्ण, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है ये हमारा घोष होगा। घोष कौन होगा, तो तीसरा होगा और चौथा होगा और पांचवा होगा। ये तीन को जो है ये हमारा घोष वर्ण कहलाएंगे। अब इसमें हमारा जो है चुनना था कि कौन सा वर्ण घोष है, तो हमको कौन सा वर्ण घोष है तो ये चुनना रहेगा, तो हम देख लेंगे। अब यहाँ पर इसमें जो सवाल था ये हमारा था दिया हुआ था, तो इसका था आंसर होगा। था दूसरा है, ये अघोष में चले जाएगा, तो ये हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा जो है घोष वर्ण है। लेकिन था हमारा क्या था दूसरा है, तो ये अघोष था। तो यहाँ पर जी घोष जो है निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है, तो ये था, ये चुनना था, तो ये में से चुन लेंगे। और इसमें सवाल था नहीं है, निम्नलिखित कौन सा घोष नहीं है, तो था घोष नहीं है कौन, तो तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। अगर का खा गा घा कह दिए तो घा हमारा घोष है। तो ये इस तरह से हमको दिमाग में रखना है। तो घोष के बारे में अच्छा से समझ गए कि घोष जो हमारा वर्ण है वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा जो व्यंजन होगा। ये दिमाग में आपको व्यंजन रखना है। तो इस तरह से घोष का परिभाषा देख लिए कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो व्यंजन है वो घोष होगा। अघोष की बात करते हैं तो अघोष में हमारा जो है सिर्फ दो ही तरह के वर्ण आएगा, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा जो व्यंजन है
वो हमारा जो है अघोष वर्ण होगा। तो का हमारा घोष है, खा भी अघोष है, च हमारा घोष है और छ भी अघोष है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया, दोनों का कंफ्यूजन दूर हो गया, दोनों आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे सवाल करते हैं सूद चुनना है। यह सूद चुनना है, इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है, ये वचन से संबंधित भी हमने वीडियो बनाया। आप विजिट करके वहां चैनल पर देखिए, वो सारा चीज आएगा। इसमें हमको चुनना था, तो ये तो गलत है, और ये भी हमारा जो है शीर्षक ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, तो ये चुन लेंगे। मंत्रिमंडल लिखा हुआ है, तो ये हमारा मंत्रिमंडल ये सही है, ये चुन लेंगे। ये भी गलत है, ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। आप अच्छा से इसको शुद्धिकरण जो है एक पढ़ाई होगा, एक हमारा लेसन डाला हुआ है, उस पर आप देखिए, विजिट कीजिए चैनल पर, सारा आ जाएगा। अतिथि, ये भी अतिथि हमारा गलत है, ये अतिथि सही है, तो ये सही लग जाएगा बी वाला। और ये हमारा अतिथि जो है ये गलत भी है, ये भी गलत है। तो आपको जो है ये थोड़ा सा देखना है, तो ये अतिथि सही है, ये आपको विचार करना है, चुनना है। इसको सावधानी से चुनिएगा तभी सही से चुनाएगा। अब पूर्ति हो गया, ये पूर्ति, ये पूर्ति, इसमें ये पूर्ति सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पूर्ति इसमें आंसर ये होगा। निरस्ता में हम देख लेते हैं, तो निरस्ता जो हमारा हो गया, ये वाला देख रहे हैं, तो ये सही है, तो ये सही हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये हमारा शुद्ध करने के लिए आता है। तो ये हमारा 5 गो रास्ता है सवाल में, वो हमको अच्छा से जानकारी है। इसके लिए आप हमारा चैनल पर जाइए, वहां शुद्धिकरण कैसे सीखना है ये सारा चीज मिलेगा। तो अब इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। तो हमारा 13 तक हो गया।